हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह करूर सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे हैं मानव जन्म यानी तीसरा अध्याय बायोलॉजी का। और तीसरा अध्याय का आज हमारा 12वां लेक्चर है और 12वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज गैस्ट्रुलेशन यानी कि गैस्ट्रुला भवन। तो इसके पहले हमने आप तक पढ़ा था कि जो हमारा टॉपिक है गैस्ट्रुला भवन है यानी कि गैस्ट्रुलेशन है। तो हम गैस्ट्रुलेशन में देखते हैं कि क्या होता है इस प्रक्रिया में। तो हम देखते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट का छोटा सा ब्लास्टोसिस्ट का स्तरों में 3 प्राथमिक जनन स्तरों युक्त संरचना में परिवर्तित होना गैस्ट्रुलेशन कहता है। गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। यानी ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ जो ब्लास्टोसिस्ट है इन ब्लास्टोसिस्ट का 3 प्राथमिक जनन स्तरों युक्त संरचना में परिवर्तित होना। ब्लास्टोसिस्ट का 3 प्राथमिक जनन स्तरों में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। और इस प्रकार की संरचना को हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार की संरचना को गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला कहते हैं। तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला कहते हैं। यानी कि हमने कहा कि जो रोड़ी गुंडी होती हैं अपने स्थान से हट जाती हैं, उन स्थानों पर पहुंच जाती हैं जहां पर इन्हें विभिन्न अंगों का निर्माण करता होता है। तो वहां से पहले क्या होता है कि ये विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाती हैं। यानी कि विभिन्न स्तरों क्या होती हैं? 3 प्राथमिक जनन स्तरों में विभाजित होना इन कोशिकाओं का क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। जैसे ये प्रक्रिया देख रहे हैं कि जो रोड़ी गुंडी होती है यहाँ पे 3 स्तरों में विभाजित हो गई है। यानी किसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला कहते हैं। यानी कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म विभाजित होना क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला। जिसे संरचना विकास गतियां यानी कि हम इसे कह सकते हैं संरचना विकास गतियां हम क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट्स गतियां कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? जिसे संरचना विकास गतियां कहते हैं। यानी कि बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? संरचना विकास गतियां कहते हैं। इन गतियों के कारण लिखेंगे, इन गतियों के कारण ब्लास्टोसिस्ट 3 जनन स्तरों में विभाजित होकर क्या बनाते हैं? गैस्ट्रुला बनाते हैं। विभाजित होकर गैस्ट्रुला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैस्ट्रुला बनाते हैं। यानी कि इसमें मूवमेंट हो जाता है ना, ये जो एम्ब्रियोनिक नोब होते हैं ये क्या अपने स्थान को बदल देते हैं और बदल कर क्या करते हैं कि इसकी गति को हम क्या कहते हैं? 3 जनन स्तरों में बदल जाते हैं और इस गतियों को हम क्या कहते हैं? जिसे संरचना विकास गतियां कहते हैं। अच्छा, इन गतियों के कारण क्या होता है? जो ब्लास्टोसिस्ट होता है 3 जनन स्तरों में विभाजित होकर गैस्ट्रुला बनाता है। यानी 3 जनन स्तरों में विभाजित होकर गैस्ट्रुला बनाता है। क्या बनाता है? गैस्ट्रुला बनाता है।
तो ये जनन स्तर निम्नवत है, हम लिख सकते हैं ये जनन स्तर निम्न है। क्या भैया? निम्न है। नंबर 1 की हम बात करते हैं। नंबर 1 क्या है? एंडोडर्म, जिसे हम एंडोडर्म। दूसरा जो होता है मेसोडर्म, इसे हम मेसोडर्म। और तीसरा जो होता है एक्टोडर्म। तीसरा क्या होता है? एक्टोडर्म, यानी कि इसे हम एक्टो। ठीक, तो एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म बनाते हैं। यानी कि ये जो जनन स्तर बनते हैं कौन कौन से बनते हैं? एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो यहाँ पे होता क्या है कि यही जो लेयर होती हैं, यह लेयर क्या होती हैं? भविष्य में भ्रूण के विभिन्न अंग का निर्माण करती हैं। ये स्तर लिखेंगे, ये स्तर या जनन स्तर लिख सकते हैं। ये जनन स्तर भविष्य में भ्रूण से विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये जो तीनों स्तर होते हैं ये भविष्य में जाकर क्या करते हैं? जो भ्रूण बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, और इन एम्ब्रियो में क्या होता है कि इन एम्ब्रियो से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये जनन स्तर भविष्य में भ्रूण से विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। तो अब हम हेडिंग डालेंगे, अगला लिखेंगे हम। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, इसको हम मिटा दें। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा दें, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो हमने कहा कि ये जो तीनों जनन स्तर होते हैं ना, इन्हीं तीनों जनन स्तरों के द्वारा क्या होता है कि विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। ठीक, विभिन्न अंगों क्या होता है? जो हमारे बॉडी के अंदर जो अंग पाए जाते हैं, जैसे हृदय हो गया, लीवर हो गया, हार्ट, लीवर, किडनी, ठीक, तो इंटेस्टाइन, अमाशय, विभिन्न अंग बनते हैं। इन अंगों का निर्माण किसके द्वारा होता है? इन्हीं अंगों के द्वारा होता है, इन्हीं स्तरों के द्वारा होता है। तो हम यहाँ पे डालें गैस्ट्रुला भवन की क्रियाविधि। गैस्ट्रुला भवन की क्रियाविधि। ठीक, गैस्ट्रुला भवन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन। मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो ये जो होता है कि मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन हम देखेंगे कि गैस्ट्रुला भवन में निम्न संरचनाएं बनती हैं। गैस्ट्रुला भवन में क्या होती हैं? यहाँ लिखेंगे हम, गैस्ट्रुला भवन में बड़ा गड़बड़ी है। भवन में निम्न संरचनाएं बनती हैं। क्या बनती है? निम्न संरचनाएं बनती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोडर्म का निर्माण, इसके द्वारा हम लिखते हैं, पहली हेडिंग है एंडोडर्म का निर्माण, यानी इसे हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। तो एंडोडर्म का निर्माण, तो एंडोडर्म का निर्माण कितना है? ब्लास्टोसिस्ट की जो कोशिकाएं होती है, एम्ब्रियोनिक नोव की कोशिकाओं के द्वारा ही एंडोडर्म का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो एंडोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं, जो भ्रूणी घुंडी होती है, या आंतरिक स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, यानी आंतरिक स्तर पे के वे कोशिकाएं जो ब्लास्टोसील के संपर्क में रहती हैं, यानी जो गुहा होती है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक नोव है यानी भ्रूणी घुंडी
कि वे कोशिकाएं जो ब्लास्टोसील के संपर्क में रहती हैं, क्या होती हैं, यानी कि ब्रोडी गुंडी की वे ब्रोडी गुंडी की आंतरिक स्तरों की वे कोशिकाएं जो किसके संपर्क में रहती हैं, ब्लास्टोसील की, ब्लास्टोसील के संपर्क में रहती हैं, ब्लास्टोसील के संपर्क में रहती हैं, सही तो है, संपर्क में रहती हैं, बड़ी होकर क्या करती है, बड़ी होकर अलग हो जाती हैं, ब्रोडी गुंडी से, ब्रोडी गुंडी से अलग हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ठीक, तो ब्रोडी गुंडी की आंतरिक स्तरों की वे कोशिकाएं जो ब्लास्टोसील के संपर्क में, यानी ये कोशिकाएं हैं जो ब्लास्टोसील के संपर्क में रहती हैं, यह बड़ी होकर क्या आती है, ब्रोडी गुंडी से अलग होती है, इससे अलग हो जाती हैं। अब क्या होता है कि अलग हुई कोशिकाएं, हम लिखेंगे अलग हुई कोशिकाएं चपटी होकर विभाजित होकर चपटी हो जाती हैं, फिर विभाजित होगी, ठीक है, विभाजित होकर चपटी हो जाती है, तथा क्या करती हैं, चपटी होकर एक चपटी रहती हैं और संख्या में बढ़कर ट्रोपोब्लास्ट के अंदर एंडोडर्म का निर्माण करती हैं, एंडोडर्म का निर्माण करती हैं, ठीक, जिसे ब्रोडी एंडोडर्म कहते हैं, जिसे ब्रोडी एंडोडर्म कहते हैं। ठीक, ठीक, तो कह रहा है एंडोडर्म का निर्माण किस प्रकार होता है, जो ब्रोडी गुंडी का आंतरिक स्तरों की वे कोशिकाएं जो ब्लास्टोसील के संपर्क में रहती हैं और बड़ी होकर ब्रोडी गुंडी से अलग रहती हैं। अलग हुई कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजित होकर चपटी हो जाती हैं और संख्या में बढ़कर ट्रोपोब्लास्ट के अंदर एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं, यानी किसका निर्माण करती हैं, एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण कर रही हैं, एंडोडर्म का निर्माण करती हैं, जिसे ब्रोडी एंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्रोडी एंडोडर्म कहते हैं। और जिससे विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। क्या होता है, विभिन्न आंत, ठीक, अंतःकरण, जीवा, ठीक, यकृत, अग्न्याशय, ठीक, मूत्राशय की भीतरी स्तर, ठीक, श्वसन की भीतरी स्तर, श्वसन नली की भीतरी स्तर, और क्या बनाती है, भीतरी स्तर इधर भी है, थायराइड, पैराथायराइड आदि अंगों का निर्माण होता है।
फिर हम अगला देखते हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक होगा, हम इसको मिटा दें, ब्रोडी बिंब का निर्माण। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। ठीक, तो यहाँ पे जो होता है एक डिस्क बनता है मध्य में, यहाँ पे देखिए एम्ब्रियोनिक डिस्क, यानी इस दौरान क्या होता है एम्ब्रियोटिक कैविटी से और जो एंडोडर्म के मध्य, एम्ब्रियोटिक कैविटी और एंडोडर्म के मध्य क्या होता है एक एम्ब्रियोनिक डिस्क बनता है, यानी कि ब्रोडी घुंडी बनता है। इसमें होता क्या है, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशयी दूध का गर्भाशयी दूध का अवशोषण करती रहती हैं, अवशोषण करके निरंतर वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, जिससे इन कोशिकाओं में तनावपन होता है, खिंचाव, कोशिकाओं में खिंचाव के कारण ये बिखर जाती हैं, ये बिखर कर क्या करके बिखर कर अलग हो जाती हैं। तथा एक अस्तर बना देती हैं, जिसे ब्रोडी डिस्क कहते हैं। ब्रोडी बिंब कहते हैं। ठीक, तो जो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है गर्भाशयी दूध का अवशोषण करके निरंतर क्या होता है वृद्धि करती हैं, और जिससे इन कोशिकाओं में क्या होता है खिंचाव उत्पन्न, जब इनकी संख्या में वृद्धि होगी तो इनकी कोशिकाओं में क्या होता है खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, और ये खिंचाव के कारण क्या होता है कोशिकाओं खिंचाव के कारण क्या होता है ये बिखर कर अलग हो जाती हैं तथा एक अस्तर बना लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं ब्रोडी बिंब कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं ब्रोडी बिंब कहते हैं। ठीक, और जो ब्रोडी बिंब होता है यह लिखेंगे हम ब्रोडीय बिंब एमनियोटिक गुहा तथा वह एंडोडर्म के मध्य स्थित होता है। कहाँ होता है एंडोडर्म के मध्य होता है। किसके होता है ब्रोडी बिंब जो होता है एमनियोटिक गुहा हुआ, ये एमनियोटिक गुहा ये एंडोडर्म है, इसके मध्य में होता है, इसे हम क्या कहते हैं ब्रोडी घुंडी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, अब ये जो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं मेजोडर्म। तो हमारा टॉपिक होगा अगला मेजोडर्म का निर्माण। मेसोडर्म का निर्माण, इसे फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म, फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। तो इसमें हम देखेंगे तो अब क्या होगा यहाँ पे मेसोडर्म का निर्माण होता है। तो अभी हमने बताया कि ये ब्रोडी बिंब की बात किया हम, ब्रोडी डिस्क की बात किया हम, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डिस्क की बात की हम। तो वहाँ जो ब्रोडी बिंब क्या होती है कि यह क्रम प्रसारण द्वारा क्या होता है इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। जो ब्रोडी बिंब में क्या होता है
कि इसके मोटाई में वृद्धि होती है। अच्छा, वृद्धि क्या, इसके मोटाई में क्या होती है, वृद्धि करती है। और ये कोशिकाएं कुछ समय बाद क्या होती है कि ब्रोडी बीम से पृथक होकर एक नया निर्माण करती है, एक नया स्तर का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि ब्रोडी बीम की कोशिकाएं, ब्रोडी बीम की कोशिकाएं क्रम प्रसरण द्वारा वृद्धि करती हैं, मोटाई में वृद्धि करती हैं, द्वारा मोटाई में वृद्धि करती हैं। ठीक, बाद ये कोशिकाएं कुछ समय बाद अपने स्तर से, मतलब किसी ब्रोडी बीम से कुछ समय बाद ब्रोडी बीम से अलग होकर एक नया, अलग होकर मेसोडर्म का निर्माण करती है। किसका निर्माण? तो ये कहा, जो हमने कहा इससे पहले जो ब्रोडी डिस्क बना था, एम्ब्रियोनिक डिस्क बना था, तो वो कोशिकाएं क्या करती हैं, ब्रोडी बीम की कोशिकाएं क्रम प्रसरण द्वारा मोटाई में वृद्धि करती है। किसमें वृद्धि करती हैं? मोटाई में। और ये कोशिकाएं कुछ समय बाद क्या होता है, ब्रोडी बीम से अलग होकर क्या करती है, जो कोशिकाएं ब्रोडी बीम की जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, ब्रोडी बीम से अलग होकर एक अलग होकर मेसोडर्म का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मेसोडर्म का निर्माण करती हैं। तो मेसोडर्म के द्वारा हम लिख सकते हैं, मेसोडर्म द्वारा, जिससे लिखते हैं, जिससे निम्न अंग का निर्माण होता है, निम्न अंगों का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं, डैश करके लिख सकते हैं, त्वचा का डर्मिस, त्वचा का डर्मिस। ठीक, इसके बाद हम लिख सकते हैं हृदय, रक्त वाहिनियाँ। ठीक, तो त्वचा का डर्मिस, हृदय, रक्त वाहिनियाँ, अधिकांश पेशियाँ, पेरिटोनियम, ठीक, त्वचा का डर्मिस, हृदय, रक्त वाहिनियाँ, इसके बाद अधिकांश पेशियाँ, पेरिटोनियम, कंकाल, परिसंचरण तंत्र लिख सकते हैं, कंकाल, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन अंग आदि का निर्माण करती है। तो जिससे निम्न अंगों का निर्माण होता है, किस किस अंगों का निर्माण होता है? त्वचा का डर्मिस, त्वचा का, यहाँ पे हम लिखेंगे डर्मिस, हृदय, रक्त वाहिनियाँ, अधिकांश पेशियाँ, पेरिटोनियम, कंकाल, परिसंचरण तंत्र, जनन अंग, ठीक है, उत्सर्जी तंत्र, बहुत से ऐसे आर्गन का ये निर्माण करती हैं। ठीक, अब अगला हम देखते हैं, तीसरा जो है, ये दूसरा था, तीसरा है एक्टोडर्म का निर्माण। एक्टोडर्म का निर्माण, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। ठीक, एक्टोडर्म का एक ब्रोडी गुंडी की शेष कोशिकाएं जो बच गई, क्या होती हैं? शेष कोशिकाएं जो
ट्रोफोब्लास्ट की ओर रहती हैं, कहाँ रहती हैं? ट्रोफोब्लास्ट की ओर रहती है, मतलब भ्रूणी गुंडी की शेष कोशिकाएं जो ट्रोफोब्लास्ट की ओर रहती हैं, ये क्या होता है भाई? भ्रूणी गुंडी की ओर रहती हैं, ये अस्तंभी, क्या होता है? ये अस्तंभी पंक्तिबद्ध होकर किसका निर्माण करती है? एक्टोडर्म का निर्माण करती है, एक्टोडर्म का निर्माण करती है। ठीक है, जो निम्न अंगों का निर्माण करती है। ठीक, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कौन कौन से अंग हो सकते हैं भैया? ये लिखेंगे बाह्य त्वचा, बाल, नाखून, क्या लिखेंगे? बाल, नाखून। इसके बाद क्या हो सकता है? अंतःकरण, और इसके बाद नेत्र। ठीक, अंतःकरण, नेत्र। इसके बाद पीनियल का है, नेत्र, पीनियल का, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मध्यपाली, मध्यपाली। ठीक, इसके बाद कौन सी ग्रंथि भैया? एड्रियल ग्रंथि, मेडुला का, लाल ग्रंथि, आदि का निर्माण करती है। ठीक, तो ये हो गए जो लेयर बनी, यानी कि जो गैस्ट्रुला भवन की जो प्रक्रिया के दौरान जो लेयर बनती हैं, उन लेयर द्वारा हमने उसके लेयर की बात की कि किस प्रकार लेयर का उत्पत्ति हुई, लेयर का निर्माण हुआ, और उस लेयर से भविष्य में चलकर किस किस अंग का निर्माण हुआ। तो हमने पीछे तीनों लेयर की बात की, हमने आपको एंडोडर्म बताया, मेसोडर्म बताया और एक्टोडर्म बताया कि इन डर्म का निर्माण किस प्रकार हुआ और इन डर्म से किस किस अंगों का निर्माण हुआ। तो हम लाइन में एक्टोडर्म का निर्माण, तो जो भ्रूणी गंडी जो शेष कोशिकाएं बची थी जो ट्रोफोब्लास्ट की ओर आती हैं, मतलब ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका होती है, ट्रोफोब्लास्ट बाहर की ओर जो रहती है, ये स्तंभी या पंक्तिबद्ध होकर क्या करती है? एक्टोडर्म का निर्माण करती है, यानी सबसे नीचे की जो आवरण होता है सबसे बाहर की, यानी ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये क्या होती है? एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं, जो निम्न अंगों का निर्माण, या और आगे चलकर क्या करती है? आगे चलकर निम्न अंगों का निर्माण करती है, जैसे बाह्य त्वचा, बाल, नाखून, अंतःकरण, नेत्र, पीनियल का, पीयूष ग्रंथि की मध्यपाली, लाल ग्रंथियाँ और लक्राइमल ग्रंथियाँ। इस तरह के हम देखते हैं बहुत से अंगों का ये निर्माण करते हैं, जो ये इसके साथ साथ जो दांत का इनेमल होता है इसका भी इसमें निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सभी अंगों का निर्माण होता है। तो ये हो गया गैस्ट्रुला भवन की क्रिया विधि। यह क्या हो गई? हमने पढ़ाया आपको गैस्ट्रुला भवन की क्रिया विधि। अब हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे कि एमनोटिक गुहा क्या होता है, एमनोटिक गुहा का निर्माण कैसे होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? एमनोटिक कैविटी कहते हैं। और एमनोटिक कैविटी से हम देखेंगे, एमनोटिक कैविटी में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है और इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? एमनोटिक गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनोटिक गुहा कहते हैं। और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे एमनोटिक गुहा क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं से अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण किस प्रकार होता है और अपरा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं। और इसके बाद जो प्रसव की क्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम इस सबको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।